नमस्कार, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं द मानस वॉइस पर विचारों का रंग। साथियों, आज मैं जो बोलने जा रहा हूँ वह किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, वह किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, यह आवाज है इतिहास की। यह आवाज है उन तपस्वियों की जिन्होंने अपना पूरा जीवन, अपना खून बहाया, अपने भविष्य के बारे में कभी विचार नहीं किया। सिर्फ एक विचार को खड़ा करने में अपना पूरा जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया देश के लिए। लेकिन आज उसी विचार के पोस्टरों से, उसी आंदोलन के निर्माताओं की तस्वीरें गायब होती जा रही है। भाई साहब, आज का ये वीडियो आपको अंदर तक झकझोर देगा, अंदर तक हिला देगा। पंडित चंद्रमौली शर्मा भारतीय जनसंघ के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। 1951 में बने थे। ये एक प्रतिष्ठित वकील और राष्ट्रवादी विचारक थे। इन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ मिलकर जनसंघ को मजबूत संगठन बनाया। जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के प्रबल समर्थक थे। विशेष योगदान जनसंघ को वैचारिक और संगठनात्मक आधार देने की इनकी प्रमुख भूमिका थी। दूसरे थे हमारे पंडित प्रेमनाथ डोगरा, जम्मू कश्मीर के महान राष्ट्रवादी नेता और प्रजा परिषद आंदोलन के संस्थापक। इनका प्रसिद्ध नारा था, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। इन्होंने कश्मीर को भारत में पूर्ण रूप से एकीकृत करने के लिए संघर्ष किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सबसे करीबी सहयोगियों में से थे पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी। इनका विशेष योगदान, कश्मीर में राष्ट्रवाद की लौ जलाने वाले प्रमुख योद्धा के रूप में इन्हें जाना जाता है। आचार्य रघुवीर महान संस्कृत विद्वान, शिक्षाविद और राष्ट्रवादी नेता थे। जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने भारतीय संस्कृति और भाषा के पुनर्जागरण के लिए जीवन अपना समर्पित कर दिया। कई अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं और संस्कृत के विशेषज्ञ थे। इनका विशेष योगदान, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद के वैचारिक स्तंभ के रूप में इन्हें जाना जाता है। चौथे नंबर पे थे हमारे प्रोफेसर बलराज मधोक, जनसंघ के प्रमुख संस्थापक और बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। ये कश्मीर के रहने वाले थे और राष्ट्रवादी आंदोलन के अग्रणी नेता थे। जनसंघ को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने में इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। ये एक प्रोफेसर, लेखक और विचारक भी थे। इनका विशेष योगदान था, जनसंघ को जन जन तक पहुंचाने वाले रणनीतिक नेता के रूप में इन्हें देखा जाता था। साथियों, इन चारों नेताओं की समान विशेषताएं थी। सभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के करीबी थे, सहयोगी थे। सभी ने कश्मीर के पूर्ण एकीकरण के लिए संघर्ष किया। सभी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक भी थे। सभी भारतीय जनसंघ के संस्थापक स्तंभ थे। इन्होंने जो ये संस्था बनाई, जो ये जनसंघ बनाया, जो ये पार्टी बनाई, इन नेताओं ने इसकी नींव तो रख दी, लेकिन कई कारणों से ये धीरे धीरे सक्रिय नेतृत्व से दूर होते गए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का 1953 में रहस्यमय परिस्थितियों में निधन हो गया, आप जानते ही हैं। आचार्य रघुवीर का भी निधन 1963 में हो गया। संगठनात्मक मतभेदों और नई पीढ़ी के उदय के कारण कुछ नेताओं की भूमिका सीमित होती गई। इससे जनसंघ में एक नए नेतृत्व की आवश्यकता पैदा हुई। इस दौर में दो महान नेता उभरे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जो जनसंघ के महान वैचारिक नेता थे, एकात्म मानववाद के प्रणेता थे। जनसंघ को वैचारिक मजबूती इन्होंने ही प्रदान की, लेकिन इनकी भी 1968 में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई, निधन हो गया। दूसरे थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, जनसंघ के सबसे लोकप्रिय और जनप्रिय नेता, उत्कृष्ट वक्ता और राष्ट्रीय चेहरा। बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने। तीसरे नंबर पे थे हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी, संगठन के सबसे मजबूत रणनीतिकार। जनसंघ और बाद में भाजपा को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का इन्होंने काम किया। चौथे थे हमारे महान शिक्षाविद और राष्ट्रवादी विचारक, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, भाजपा की केंद्र सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री भी रहे और तमाम पदों पे रहे।
1977 में आपातकाल के बाद जनसंघ जनता पार्टी में विलय हो गया। जनसंघ का 1977 में आपातकाल के दौरान जनता पार्टी में विलय हो गया, लेकिन वैचारिक मतभेदों के कारण 1980 में एक नई पार्टी बनी, भारतीय जनता पार्टी। इस भाजपा के संस्थापक और प्रमुख नेता वही थे, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। यही नेता आगे चलकर भाजपा को भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बनाने में सफल हुए। जनसंघ की नींव पहले चरण के महान राष्ट्रवादियों ने रखी। दूसरे चरण में दीनदयाल उपाध्याय जी, वाजपेयी जी, आडवाणी जी, जोशी जी ने इसे आगे बढ़ाया और यही विचारधारा आगे चलकर भाजपा में परिवर्तित हुई। यह एक निरंतर चलने वाला राष्ट्रवादी आंदोलन था, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी नेतृत्व बदलता रहा, लेकिन विचारधारा वही रही। पूरा भारत एक ही राजनीतिक शक्ति के प्रभाव में था। वो शक्ति थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। विपक्ष नहीं था, कोई चुनौती नहीं थी। तभी एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उनका नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। उन्होंने कहा कि भारत में एक राष्ट्रवादी विकल्प होना चाहिए और उन्होंने बताया कि राष्ट्रवादी विकल्प तो होना ही चाहिए, साथ साथ उन्होंने भारतीय जनसंघ बनाने का भी काम किया। भाई साहब, यह केवल एक पार्टी नहीं थी, यह एक विद्रोह था। 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर गए। उन्होंने देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे का नारा दिया और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ ही दिनों के बाद रहस्यमयी परिस्थिति में उनकी मृत्यु हो गई। साथियों, इन सबसे पहले मैं आप सभी से बताना चाहूंगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी तो बाद में आए और बाद में ये सब चीजें हुई, लेकिन सबसे बड़ी समझने की बात यह है कि शुरुआत के दिनों में जो संघर्ष इन लोगों ने किया, मुझे नहीं लगता कि आज के समय में उतना संघर्ष कोई कर पाएगा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती दौर में 1980 में भाजपा बनती है और शुरुआती दौर में पोस्टर, बैनर, प्रचार सामग्री, इन महान नेताओं की तस्वीरें उस पर प्रमुख रूप से होती थी। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित लाल कृष्ण आडवाणी, पंडित मुरली मनोहर जोशी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, पंडित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। इन नेताओं ने भाजपा को शून्य से उठा करके 98 और 99 में केंद्र की सत्ता तक पहुंचाया। 2004 के बाद नेतृत्व परिवर्तन हुआ, नई पीढ़ी का उदय हुआ। 2004 में भाजपा की हार के बाद पार्टी में धीरे धीरे नई पीढ़ी का नेतृत्व उभरने लगा। 2014 में भाजपा ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई और पार्टी का प्रचार प्रसार अधिकतर वर्तमान नेतृत्व के इर्द गिर्द केंद्रित हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुराने नेताओं को, अपने विचारकों को औपचारिक रूप से हटा दें, बल्कि राजनीतिक प्रचार में आमतौर पर वर्तमान नेतृत्व को मानता हूं मैं कि अधिक प्रमुखता दी जाती है। लेकिन यह प्रवृत्ति केवल भाजपा की ही नहीं, लगभग सभी राजनीतिक दलों में देखी जाती है। संगठनात्मक स्मृति और वैचारिक सम्मान अलग अलग तरीकों से जारी रहते हैं, जैसे स्मृति दिवस, नामकरण, भाषण आदि। उदाहरण के लिए भाजपा आज भी दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाती है, श्यामा प्रसाद जी की जयंती मनाती है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर योजनाएं, संस्थान और स्मारक की जयंती भी मनाती है। लेकिन कांग्रेस इसका उदाहरण है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने पोस्टरों में अक्सर इन नेताओं की तस्वीर शामिल करती है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। कांग्रेस की राजनीति ऐतिहासिक रूप से एक परिवार पर केंद्रित और विरासत आधारित संरचना के रूप में विकसित हुई, इसलिए उनके प्रचार में ऐतिहासिक चेहरों का निरंतर उपस्थिति अधिक दिखाई देती। लेकिन
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित रूप से हर राजनीतिक दल के समय के अनुसार अपने प्रचार का चेहरा बदलता है। वर्तमान नेतृत्व को प्रमुखता देना एक सामान्य राजनीतिक रणनीति है। संस्थापक नेताओं का वैचारिक महत्व आमतौर पर संगठन के भीतर बना रहता है, लेकिन मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि हमको अपने मूल स्तंभों को नहीं भूलना चाहिए, अपने अग्रजों को, अपने विचारकों को, जिन्होंने एक ऐसा दल बनाया जो कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी, संघर्ष किया और अपने तपस्वियों को, अपने विचारकों को खोया भी। इसके बाद एक साधारण कपड़े पहनने वाला, साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति आगे आया। उनका नाम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय। उनका न घर था, न परिवार था, न संपत्ति। उनका पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा। उन्होंने एकात्म मानववाद दिया, लेकिन 1968 में उनका शव रेलवे ट्रैक पर मिला। आज तक ये रहस्य बना हुआ है कि उनकी मृत्यु हुई कैसे। 1984 लोकसभा चुनाव हुआ और परिणाम आया केवल 2 सीट, सिर्फ 2। एक अटल जी, एक आडवाणी जी, यही 2 लोग विजयी हुए थे। पूरे देश में लोग हंस रहे थे, कह रहे थे यह पार्टी खत्म हो गई, लेकिन एक व्यक्ति हार नहीं माना। उनका नाम था पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जो पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे देश के, भारत रत्न भी उनको प्राप्त है। और उनके साथ खड़े थे लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। उस समय नारा हुआ करता था, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर, भारत के हैं 3 धरोहर। भाई साहब, यह सफर आसान नहीं था। उन्होंने लाठी खाई, अपमान सहा, संघर्ष किया और फिर 1998 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सरकार बनाई। अटल जी प्रधानमंत्री बने। यह केवल जीत नहीं थी, यह 50 साल के बलिदान की विजय थी। 2004 में सरकार चली गई, लेकिन पार्टी जीवित रही क्योंकि उसकी नींव मजबूत थी। 2014 में भाजपा पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई। यह ऐतिहासिक था, लेकिन यहीं से एक नया अध्याय शुरू हुआ। धीरे धीरे पोस्टर बदले, चेहरे बदले और पुराने तपस्वियों की तस्वीरें कम होती गईं। भाई साहब, क्या यह गलत है? यह सवाल मैं आप सभी दर्शकों से पूछना चाहूंगा। हर युग का अपना नेतृत्व होता है, लेकिन क्या हमें अपने निर्माताओं को भूल जाना चाहिए, अपने विचारकों को भूल जाना चाहिए? अगर डॉक्टर मुखर्जी नहीं होते तो यह आंदोलन नहीं होता। अगर दीनदयाल जी नहीं होते तो यह विचारधारा नहीं होती। अगर अटल जी नहीं होते तो यह सत्ता कभी पार्टी प्राप्त नहीं कर सकती थी। अगर आडवाणी जी नहीं होते तो यह संगठन नहीं खड़ा हो सकता था। अगर जोशी जी नहीं होते तो यह वैचारिक शक्ति नहीं होती। आज जो वृक्ष खड़ा है वह इन तपस्वियों के खून से सींचा गया है। साथियों, इतिहास किसी को माफ नहीं करता और इतिहास किसी को भूलता भी नहीं है। तस्वीरें हट सकती हैं, लेकिन बलिदान कभी नहीं हटता। नाम मिटाए जा सकते हैं, लेकिन तपस्या कभी नहीं मिटती। और जब तक भारत है, तब तक इन तपस्वियों का नाम अमर रहेगा। मेरी बस यही इच्छा है कि हमारे इन महान तपस्वियों, महान विचारकों की तस्वीर को अपने प्रचार में, अपने पोस्टरों पर लोग, ये पार्टी जगह दे। मिलते हैं साथियों अगले राष्ट्रवादी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।